हमारे गरीब किसान और हमारे देश की जो धरोहर है, जो गांव, उसके लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है। माननीय सभापति महोदय, इस विभाग पे चर्चा हो रही है, सभी अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं और गांव में क्या होना चाहिए, ग्रामीण विकास में क्या सुधार होना चाहिए, क्या समस्या आ रही है। मैं चाहूँगा कि इस विभाग में काम ऐसा हो कि गांवों की जो मूल स्वरूप है, गांवों का जो मूल भाव है, उसमें बदलाव नहीं हो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए, हम विकास के दौर में ऐसा नहीं चल पड़े कि विभाग का नाम तो ग्रामीण विकास रहे लेकिन गांव नाम की कोई चीज ही नहीं रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में बताना चाहूँगा, अभी चर्चा चल रही थी कि गांवों में ये होना चाहिए, गांव में गौशाला होनी चाहिए, गांव में आवारा पशु के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और कई बार डिमांड रखते हैं कि वृद्धाश्रम होना चाहिए, अनाथालय होना चाहिए। गांव एक ऐसी चीज है, मेरी जो समझ में आता है, और मैं उस इलाके से आता हूं, मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूं, कि अगर वास्तविक गांव जो मूल स्वरूप में है तो वहां पर न तो वृद्धालय की जरूरत पड़ेगी, न अनाथालय की जरूरत पड़ेगी और न आवारा पशु के लिए कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी और न ही गौशाला के लिए जरूरत पड़ेगी। और जहां पर ये हमें लग रहा है कि ये जरूरत है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो गांव हमारा वो गांव नहीं रहा है, उसका जो मूल स्वरूप है, उसका जो मूल भाव है, उसमें परिवर्तन आ गया है। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित और राज्य सरकार की जो विभाग वाइज जो पॉलिसी बनती है, उस पर मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। हम राजस्थान लेवल पे कोई भी एक योजना लागू करते हैं तो एक समान दृष्टि से देख के, एक राजस्थान को देख के हम समान रूप से लागू कर देते हैं। हमें राजस्थान एक भौगोलिक प्रदेश है, हर जगह अलग अलग, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ पहाड़ी इलाका है, एक बिहड़ है, इधर हर जगह स्थिति अलग अलग है। तो क्यों नहीं हम हमारी जो योजना बना रहे हैं, एरिया आइडेंटिफाई करके एरिया के हिसाब से हम योजना बनाएं। माननीय सभापति महोदय, हमारा जब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, उस इलाके से हमेशा हर विधायक के पास, हर विधायक सदन में बताते हैं कि हमें कुओं की आवश्यकता रहती है, लेकिन राज्य लेवल पे सोचा जाए तो ये दृष्टिकोण बनता है कि अभी तो बोर हो गए, हेडपंप हो गए और वो 400-500 फीट पे पानी नहीं आता है, तो कुएं का क्या करेंगे। माननीय सभापति महोदय, रेगिस्तान में हम करेंगे कुआं तो वह पानी नहीं आएगा, लेकिन हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में हम 20-30 फीट पे हमारा अच्छा पानी आ जाएगा और वो पानी पीने लायक भी रहेगा और सिंचाई के लिए भी काम में आएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूँगा कि नरेगा में कुओं का भी अनुमोदन हो और कुओं का कार्य भी हो। माननीय सभापति महोदय, गांव का क्या होता है वो कोरोना के समय हमें देखने मिला, शहर से लोग गांव की ओर भागे और जो सोशल डिस्टेंस की जो बात करते हैं वो हमें गांवों में मिली। माननीय सभापति महोदय, अभी नरेगा के तहत केटल शेड निकलते हैं जो पशुघर के रूप में, तो इसमें हमारे इलाके में एक राज्य विभाग के थ्रू कार्य होता है और विभाग भी कराता है, लेकिन इसका क्राइटेरिया नहीं है कि इस पंचायत में या इस पंचायत समिति में इतनी मात्रा में केटल शेड निकलेंगे, ये किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और इसमें कई बार जनप्रतिनिधि और कर्मचारीगण इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत कार्य है और व्यक्तिगत कार्य में उनको एस्टीमेट बनाने में, सैंक्शन कराने में परेशानी आती है, इससे आम जन भटकता है। तो हम चाहेंगे कि विभाग ये क्राइटेरिया करे कि इस साल के अंदर इस ग्राम पंचायत में ये 100 केटल शेड निकलना अनिवार्य हो, इस तरह की व्यवस्था हो। माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, हम कुछ कम ही बोलेंगे। अभी मांग चल रही थी, सरपंच जो आंदोलन कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर पिछली सरकार ने पंचायत सहायक लगा दिए, ये पंचायत सहायक का जो पेमेंट कहाँ से होगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। अभी हम कोविड सहायक लगा रहे हैं, कोविड सहायक का भी पेमेंट ग्राम पंचायत पे थोप दिया। इसके अलावा जो सुरक्षा गार्ड जो लगाए हैं उनका भुगतान भी वहाँ पर छोड़ दिया। तो उस सरपंच की स्थिति को समझना पड़ेगा, उस पर क्या बीतती होगी।
उसका भुगतान 2-2, 3-3 साल में आता है, उसको 400-500 रुपये पर माह कोई भत्ता मिलता है, और वो इतने कर्मचारियों को भुगतान कहाँ से करेगा? तो पंचायत का विकास कहाँ से करेगा? माननीय सभापति महोदय, अभी जल संसाधन द्वारा निर्मित जो तालाब हैं उनको जो पंचायती राज को दे रखा है 300 हेक्टेयर के तहत, ये इतनी खतरनाक विडंबना है। मैं बताना चाहूँगा कि बजट घोषणा 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक हमारा चिखली पंचायत समिति के अंदर आंबा कुआ बांध का जीर्णोद्धार की घोषणा की गई। अब संकट ये हुआ कि सीएम साहब ने घोषणा कर दी, लेकिन ये जो तालाब था वो पंचायती राज विभाग के पास था। अब जल संसाधन ने कह दिया कि भले माननीय सीएम साहब की घोषणा है लेकिन इसको हम नहीं कराएंगे, और आज पंचायती राज विभाग ये कह रहा है कि इसकी जो लागत है वो अधिक है, वो हम नहीं करा पाएंगे। तो ये एक धर्म संकट है, इसका निस्तारण किया जाए। माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन द्वारा जो निर्मित तालाब है 300 हेक्टेयर के नीचे, हमारे बिलपन नाका एक लघु सिंचाई परियोजना है, इसका एक करावाड़ा दोनों मिला के 554 हेक्टेयर के लमसम ये होता है, और उसको पंचायती राज को लिख दिया गया है कि इसको जल संसाधन विभाग को सौंप दिया जाए, लेकिन आज तक इसका निस्तारण नहीं हो पाया है। माननीय सभापति महोदय, अभी पंचायतों के अंदर जो सचिव हैं, हमारे डूंगरपुर विधानसभा में 10 पंचायत समितियां हैं, और 10 पंचायत समितियों में मेरी विधानसभा की 3 पंचायत समितियां, एक पंचायत समिति में 32 ग्राम पंचायतें हैं, और वहां पर 3 से 4 सचिव लगे हुए हैं। अब एक तरफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एलडीसी को चार्ज नहीं देंगे, लेकिन कई बार अधिकारी देख लेगा अपनी इच्छा से ठीक लग रहा है तो चार्ज दे देगा, और कई बार हम लोग कहते हैं, निवेदन करते हैं, इसके बावजूद भी उनको चार्ज नहीं दिया जाता, और एक सचिव को 3-3, 4-4 पंचायतों का चार्ज दिया जाता है। इससे व्यवस्था बिगड़ रही है। माननीय सभापति महोदय, जेटीओ की जो चर्चा चल रही थी, एक संविदा पे लगे हुए लोग हैं, और साथ में उनकी जो मांग है उसको पूरा की जाए, और ये कंप्यूटर ऑपरेटर, हम हर चीज ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन पंचायत समितियों के अंदर हमने कंप्यूटर ऑपरेटर की अस्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय सभापति महोदय, जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो मांग है उसको भी माना जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी जो ऑनलाइन का जो सिस्टम किया गया है, इस ऑनलाइन के सिस्टम में ग्रामीण इलाके में नेटवर्क की दिक्कत रहती है, और नेटवर्क की दिक्कत के साथ साथ जो मेट कारीगर हैं उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो एंड्रॉयड फ़ोन खरीद सके, और वहाँ पर जो स्थिति, जो नेटवर्क की समस्या है, उनके पास फ़ोन की सुविधा नहीं रहती है, और उनसे हम ऑनलाइन अटेंडेंस करवा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता और मेट और कारीगर कहते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि आप विधानसभा में जाते हो तो आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस होती कि नहीं होती है, ये हमसे सवाल करते हैं। वो लोग कहते हैं कि पंचायत समिति के अंदर जो कार्मिक है, उन कार्मिकों की ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं हो रही है, तो हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों हो रही है? हालांकि एक तरफ देखा जाए ठीक किया गया है, लेकिन स्थिति को समझना पड़ेगा। जहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, हमें दोनों ऑप्शन देने पड़ेंगे, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। जहां स्थिति नहीं है वहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन भी अटेंडेंस की व्यवस्था हो। माननीय सभापति महोदय, अभी पंचायत के अंदर कई पंचायतें हमारे इलाके में 2500 की जनसंख्या के आधार पर भी बनाई गई है, तो उनमें भी कई बार समस्या रहती है। माननीय सभापति महोदय, हमारे पंचायत समिति चिखली में अभी मेटो और कारीगरों का एफटीओ नहीं हो पाया, 1.5 साल हो गया। अभी त्योहार का सीजन है, और अभी जो एफटीओ हुआ उसमें टेक्निकल दिक्कत, कर्मचारी की वजह से, कई न कई गलतियों की वजह से उनका एफटीओ नहीं हुआ गया है। तो माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति चिखली में जो मेट कारीगर का जो एफटीओ नहीं हुआ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट का रहा है। हमारे डूंगरपुर जिले में एक घटना हुई थी, साबला जो महिला प्रधान है, और ये महिला प्रधान के द्वारा एक कर्मचारी से केस बुक मांगा गया, और केस बुक मांगने पर उनके बीच में पता नहीं क्या हुआ, और उस कर्मचारी ने प्रधान पे राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करा दिया, और इसके बावजूद पूरी पंचायत समिति के सरपंच, सारे पंचायत समिति सदस्य और सारे जनप्रतिनिधि मिलके इसको हटाने के लिए 7 दिन तक धरना दिया गया, लेकिन उस कर्मचारी को नहीं हटाएगा। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो कर्मचारी हट जाएगा तो क्या पंचायत समिति बंद हो जाएगी? क्या वो एक ही ऐसा कर्मचारी, उस कर्मचारी की वजह से पंचायत समिति चल रही है? माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा, और इसमें आप जब रिप्लाई दो इसमें बताए कि क्या वजह थी। एक महिला प्रधान को जितना प्रताड़ित किया जा रहा है, उस इलाके में हमारे जो अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए हैं, उस इलाके में रह के आए हैं, जो एसटी की जो महिला बनती है, प्रधान बनती है, सरपंच बनती है, उनको साइड में बिठाया जाता, उनके आज भी उनके साथ अन्याय किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, हम चाहेंगे इसका निस्तारण किया जाए। माननीय सभापति महोदय, एमएलए कोटे के अंतर अभी हमने हेडपंप, जैसे कि मैंने ही मेरी विधानसभा के लिए 66 हेडपंप 24/1/2011 को अनुशंसा की थी, उसकी आज तक एएस नहीं निकली है,
और 2 से 3 बार जिला परिषद जा जाके और जिला परिषद से कहते हैं कि विधायक के द्वारा जो हेडपंप किए गए थे उनके सरपंच से साइन करवाए। हमारे जो मेरी पूरी विधानसभा मैंने हेडपंप के लिए जो लिखा है, तो ये कौन सा नियम है कि हम अनुशंसा कर रहे हैं तो इसमें सरपंच की कौन सी सहमति चाहिए? ये जो विडंबना है, हम 2-2, 3-3 महीने हो गए विधायक कोटे के जो कार्य हैं उसके अनुशंसा करते हैं, उनकी परेशानी आती है। माननीय सभापति महोदय, हम मंत्री जी से चाहेंगे कि एक ऐसी व्यवस्था बनाए विधायक कोटे के लिए भी एक मापदंड बना हुआ है, 30-15 दिन के अंदर विधायक कोटे की एफएच जारी होनी चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था, नियम बना हुआ है